हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, जिसका नाम है विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन। और इस प्रोग्राम में हम आप सभी प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए लेकर आते हैं 10 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न, जो आपके आने वाले महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। और इस प्रश्न के द्वारा आप अपने तैयारी का आकलन भी सही तरीके से कर सकेंगे कि आपने अभी तक जो साइंस पढ़ा है, साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सभी पढ़ा है, तो उन सभी विषयों को पढ़ने के बाद आप हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका सही जवाब कितना दे पा रहे हैं। अगर इसमें से 80% यानी 10 में से 8 प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं तो आपका तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इतना आप मान के चलिए। और आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो चलिए, आप हमारे इस चैनल को पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए। और प्रतिदिन 10 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न आपके समक्ष लेकर के आते हैं, तो आप उसको देखना शुरू कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन जो हमारा प्रोग्राम है उसमें पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। तो पहला प्रश्न है सर्च लाइट, जिसे हम कई सारी चीजों को सर्च करते हैं रात्रि के अंधेरे में, जो जंगल वगैरह है वहां पर जो हमारे महत्वपूर्ण वन्य जीव हैं उनको देखने के लिए जो है सर्च लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इस सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा और फिजिक्स में दर्पणों के बारे में पढ़ा होगा, तो एक तो समतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है, तीसरा अवतल दर्पण होता है। ये 3 दर्पण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फिर कुछ दर्पणों के और भी अन्य प्रकार हैं, लेकिन जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में सामान्य चीजों को ही पढ़ा जाता है। तो इसमें इन्हीं 3 दर्पणों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, इसके लिए आपके समक्ष जो विकल्प है उसमें पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही जवाब है, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वह किस प्रकार का बनता है, अगर उसको अनंत पर रखते हैं, अगर उसको कार्वेचर से पहले रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो वो सब सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। तो आप इसे देखने के बाद अपने उन प्रश्नों को भी दोबारा रिकॉल कीजिए। अगला दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिवर्ष यानी लीप ईयर, जो आप समझते हैं, जो लीप ईयर में फरवरी का महीना जो होता है वह 28 की जगह 29 दिन का होता है। तो इस लीप ईयर में, अधिवर्ष में लीप सेकंड जोड़ने की शुरुआत किस तिथि को हुई थी। तो आपके समक्ष ऑप्शन है 30 जून 1976, 30 जून 1972, 28 अक्टूबर 1976 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 30 जून 1972। अब अगला जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष वह है कि निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं। तो बायो फर्टिलाइजर के बारे में आपने पढ़ा होगा, और बायो फर्टिलाइजर में जो हमारे काउ डंग्स वगैरह होते हैं उनको भी बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया, शैवाल वगैरह हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन पौधों की जड़ों में करते हैं, और उनका उपयोग जो है वर्तमान में खेती में किया जा रहा है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। उसमें हेल्थ प्रॉब्लम भी है, उसमें एनवायरमेंट प्रॉब्लम भी है। तो ऐसे में जैव उर्वरक को बढ़ावा दिया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से धीरे धीरे मिट्टी भी ऊसर हो जाती है। मृदा के ऊसर होने के कारण जो है धीरे धीरे वो बैरन लैंड बदल जाता है, यानी उसमें उत्पादन जो है कितना भी रासायनिक खाद का प्रयोग करें नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए अब जैव उर्वरक की ओर हम मुड़ रहे हैं। तो इसमें कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है यह भी प्रश्न आता है, और कौन से जैव उर्वरक नहीं है। तो इसमें से आपके समक्ष विकल्प क्या है। तो पहला विकल्प है एजोटोबैक्टर, दूसरा है एजोला, तीसरा है
क्लोरेला और चौथा है एसिटोबैक्टर। तो जो बैक्टर हैं तो ये तो है ही, और जो एजोला है यह भी जो है जैव उर्वरक है, और जो धान वगैरह का उत्पादन है होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हम तीनों को हटा करके और सही उत्तर क्लोरेला को छांट सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है क्लोरेला। अब चौथा जो है कि डेंटिस्ट यानी जो दांत को देखने वाले डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वह डेंटिस्ट का दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है, यानी वह दांतों के भीतर देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें विकल्प में आपके समक्ष है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उभयोतल, यानी दोनों जिसका तल उठा हुआ हो, तो दोनों तल वाले। तो इसमें इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो सर्च लाइट में भी जो पहला प्रश्न था आपका, उसमें अवतल दर्पण, और जो डेंटिस्ट के द्वारा प्रयोग किया जाता है वह भी अवतल दर्पण होता है, क्योंकि वह अंदर की चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। ये दर्पण की विशेषता है। आपको इसके बारे में पढ़ना है कि दर्पण में चीजों को कैसे जो है इमेज मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है। तो यह है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न पांचवा जो आपके समक्ष है वह है किस वनस्पति उत्पाद में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और आप जानते हैं कि आयरन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। आयरन हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण पार्ट है। हीमोग्लोबिन मतलब हीम मतलब जो है वह आयरन होता है, और ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। तो दोनों से मिलकर के हीमोग्लोबिन बना हुआ है। और हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में जो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है लंग से सभी कोशिकाओं तक, तो वह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आयरन की होती है। और आयरन की मात्रा हमारे जो है 100 ml में कितना होना चाहिए, तो वह भी आपको जानना है। और स्त्रियों में कितना होना चाहिए, पुरुषों में कितना होना चाहिए, यह भी जानना है। और यह आपको पहले जो हमारे महत्वपूर्ण एपिसोड है इसके, उसमें आपको बताया गया है आयरन के बारे में। और आयरन की अधिकता से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, ये भी उन प्रश्नों में आपको दिखाई देगा। तो आप याद रखिए कि आयरन की कमी से मानव में एनीमिया होता है, और आयरन की अधिकता से सिडोरोसिस होता है। तो अब आता है कि आयरन की आपूर्ति हम शरीर में कहां से बढ़ाएं, कैसे करें। तो उसके लिए किस वनस्पति का इस्तेमाल हम करेंगे। तो काजू विकल्प में है, सोयाबीन, पालक और मेथी। तो पालक में भी अच्छा खासा आयरन होता है और मेथी में भी। सोयाबीन में आप जानते हैं प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसमें लगभग 43% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। और काजू में कई सारी चीजें पाई जाती हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, तो काजू में उतना आयरन नहीं होता है। तो इसमें सही जवाब होगा तो मेरे हिसाब से मेथी है, क्योंकि मेथी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो सब इसका उत्तर है मेथी, सही भी है। अब अगला जो छठा प्रश्न आपके समक्ष है, यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। जैसे कोई भी गैस है, आप जानते हैं जो वायुमंडल में गैस है, तो उसमें कई सारे गैसों का, कई सारे जो है गैसीय तत्वों का मिश्रण है। जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे इनर्ट गैसें हैं। तो अब ये गोबर गैस में क्या होता है, आप जानते हैं कि सभी जितने भी ज्वलनशील हमारे जो गैस हैं या जो लिक्विड हैं, यानी पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला है, तो इन सब में हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो गोबर गैस में भी यही चीज होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण। तो इसमें विकल्प में क्या है ये देखते हैं, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और इथेन है। तो इसमें आप जानते हैं कि प्रोपेन और ब्यूटेन यह हमारे जो घर में एलपीजी आता है, घरेलू गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका पार्ट है प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन भी हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन यहां जो गोबर गैस है उसमें इथेन कम बनता है, इसमें मीथेन की मात्रा ज्यादा होती है, लगभग 60% से 70% मीथेन होता है गोबर गैस में। इसका सही उत्तर है मीथेन। अब अगला जो सातवां प्रश्न आपके समक्ष हुआ है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता। तो आपको याद रखना है, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको याद नहीं है कि कवक के द्वारा क्या रोग होगा, प्रोटोजोआ के द्वारा क्या रोग होगा, बैक्टीरिया के द्वारा क्या रोग होगा, वायरस के द्वारा महत्वपूर्ण रोग क्या होगा, तो ये सारे चीजों को आप लगातार कंटिन्यू रिवाइज करके इसको याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि वायरस द्वारा कौन सा रोग नहीं है। तो आप कितना पढ़े हैं, वायरस द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं आपको याद है या नहीं है।
तो आप इस प्रश्न का हमारे समक्ष जो विकल्प दिया गया है उसका उत्तर दे सकते हैं। तो पहला है पोलियो, दूसरा है डेंगू, तीसरा है बर्ड फ्लू और चौथा है न्यूमोनिया। तो इसमें सही उत्तर अगर आप देखेंगे तो पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है, डेंगू भी वायरस के द्वारा है और बर्ड फ्लू भी वायरस के द्वारा है। इसमें सही उत्तर है न्यूमोनिया, क्योंकि न्यूमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर न्यूमोनिया होगा। अब अगला जो है पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? जैसे आपने अल्टीमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ऐसे बहुत सारे मीटर, लगभग 65-70 मीटर वाले यंत्र हैं और सभी का उपयोग अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। तो उसमें से 15-20 तो लगातार अलग अलग रूपों में जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? आपके समक्ष विकल्प क्या है? उच्च तापमान, आर्द्रता, वायु दाब और पौधों की वृद्धि। तो इसमें इसका सही उत्तर है उच्च तापमान। उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। यह विकिरण तापमापी होता है, यानी रेडिएशन जो उच्च ताप वाले जो भी वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य है तो उससे जो विकिरण निकलता है तो उस विकिरण के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, उसका जो फ्लेम वगैरह होता है उसका नापा जाता है, उसके लिए पूरा विधि है। तो आप केवल इतना याद रखिए कि उच्च तापमान यानी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को मापना है, तो बिना उसके नजदीक जाए, क्योंकि उतना में बहुत सारी चीजें जल जाएंगी, तो दूर से ही उसको मापा जा सकता है। और आर्द्रता के लिए तो हाइग्रोमीटर है, वायु दाब के लिए आपको पता ही है बैरोमीटर है। तो इन सबों के लिए अलग अलग मापन के यंत्र है। अब अगला है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट, तो आपने कई सारे जो भी धातुएं निष्कर्षित होती हैं, जो तत्व निष्कर्षित किए जाते हैं धातु, क्योंकि मेटल आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो 118 तत्व वर्तमान में है उसमें से लगभग 98 जो है वह नेचुरल है और 20 मैन मेड है। और उसमें से जो 118 में है तो 90 से ऊपर धातु ही है, 90 से 93 के आसपास धातु है। तो इन धातुओं का निष्कर्षण भी कहां से किया जाता है? अयस्कों से। और अयस्क में कई सारी चीजें शामिल होती हैं। तो मोनाजाइट किसका अयस्क है, यानी मोनाजाइट अयस्क है, उससे क्या निकाला जाता है? तो विकल्प है आपके पास टाइटेनियम, लौह, जिरकोनियम और थोरियम। तो इसका सही उत्तर है आपका थोरियम। और थोरियम से मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट बालू है, ये जब सबसे ज्यादा केरल वगैरह में क्षेत्र में पाया जाता है, केरल में सबसे ज्यादा। और थोरियम जो है वह उतना ये रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन थोरियम जो इसका आपका सूत्र होता है TH92 और 230 जो है उसका, यानी 92 परमाणु संख्या है, 232 जो है उसका परमाणु भार है। तो ये थोरियम को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 233 में, यानी यूरेनियम 233 में, जो कृत्रिम आपका आइसोटोप है यूरेनियम का। तो ये थोरियम है और भारत में थोरियम के द्वारा जो परमाणु रिएक्टर है उसका तीसरा चरण में इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह है थोरियम। जिरकोनियम वगैरह भी आपका रेडियो एक्टिव है, लेकिन उतना इसका उपयोग जो है अभी न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं किया जाता। लोहा आप जान ही रहे, टाइटेनियम भविष्य का धातु कहलाता है, याद रखिएगा। टाइटेनियम क्या है? भविष्य का धातु कहा गया इसको। और ये काफी इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हाई होता है, इसका कई सारी चीजों में उपयोग किया जाता है। और आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओजोन परत जो है पृथ्वी की छतरी के रूप में काम करता है। यह सूर्य से आने वाली कई हानिकारक किरणों को रोकता है और उसमें महत्वपूर्ण है पाराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रे, उसको रोकने का काम ओजोन करता है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो यह किसमें पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर, मेजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और आइनोस्फियर। तो पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह मिलना शुरू हो जाता है ओजोन का परत, और लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। लेकिन अधिक मात्रा में यह ज्यादा सघन रूप से जो है 12 से लेकर के और 20-22 किलोमीटर तक ज्यादा पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि उतनी ऊंचाई में कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर, यानी समताप मंडल। तो ये समताप मंडल में मौजूद होता है स्ट्रेटोस्फियर ओजोन। और ओजोन का क्षरण कई सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे गैसें हैं उनके द्वारा इसका
धीरे धीरे क्षरण हो रहा है ओजोन परत का, और ओजोन लेयर क्षीण हो रहा है, जिसके चलते पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर ज्यादा आ रही हैं, और उसके चलते जो है मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद वगैरह के मामले बढ़ रहे हैं, और पौधों में इसके कारण क्लोरोफिल नष्ट होता है और उससे उनके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ओजोन परत का होना जरूरी है, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके लिए कई सारे समझौते किए गए हैं इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनको भी आपको देख लेना है। चलिए, तो आज के लिए यह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष हम लेकर आए थे। आशा है कि आप को यह प्रश्न काफी अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।